वेलकम स्टूडेंट्स। सॉरी। हाँ जी, तो कल हम बात कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ग्रुप 16। तो हमने कल पढ़ाया था आपको ऑक्साइड, हाइड्राइड, ठीक है, और एनामोलस बिहेवियर ऑफ सल्फर, यानी ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन के एनामोलस बिहेवियर क्या होते हैं, उसके बारे में जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो कल बताए थे। अब हम बात करते हैं हैलाइड ऑफ ग्रुप 16। जो ग्रुप 16 के हैलाइड होते हैं उनको हम कैसे देखते हैं? देखो, तो जो ग्रुप 16 एलिमेंट होते हैं दे फॉर्म हैलाइड ऑफ टाइप जैसे MX2, MX4, MX6, ये हमारे हैलाइड होते हैं। तो जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं उनके हैलाइड MX2, MX4, MX6 होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं MX2 टाइप क्या होगा? OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। हम बात करते हैं MX4, SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। उसके बाद हम करते हैं बात MX6 की, SF6। ये सब क्या है हमारे? ये सब के सब हमारे हैलाइड ऑफ ग्रुप 16 कहलाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो आप जानते हैं SF4 इज नॉन बट SF6 इज नॉन बट SCl6 इज अननोन। ये क्वेश्चन है इसमें कि क्या आप ये बताइएगा कि जो हमारा SF6 होता है वो तो बनता है या वो हम जानते हैं, लेकिन जो हमारा SCl6 होता है वो नहीं बनता, यानी उसको हम नहीं जानते। ऐसा क्यों? क्या वजह है? तो देखो बेटा, होता क्या है, अगर हम सल्फर फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एंड हैव स्मॉल साइज एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले? क्लोरीन। जो फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का साइज क्या हमारा बहुत छोटा होता है, यानी अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, और साथ साथ क्या है, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, किसके मुकाबले? क्लोरीन के। इसलिए क्या करती है, जो आपका सल्फर है वो आपका 6 स्मॉल साइज फ्लोरीन एटम को तो अपनी तरफ एकोमोडेट करती है, लेकिन एस यानी वो SF6 को 6 फ्लोरीन एटम तो अपनी तरफ एकोमोडेट करेगी। एकोमोडेट का मतलब क्या है? अगर हम ये लेंगे SF6, 11th में बताया था आपको, लुईस स्ट्रक्चर में 3 3 4 6, अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन बना दें
यहाँ क्या होगा, हर फ्लोरीन का हम बताया था आपको एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। सिमिलरली यहां बना दें, एग्जैक्ट दिस वन एंड दिस वन। और हमारे क्या हुआ, हर सल्फर का एक एक इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ तो यहां पर क्या हुआ, तो चूंकि सल्फर जो होता है वो 6 स्मॉल साइज फ्लोरीन एटम को अकोमोडेट कर सकता है अपने चारों तरफ, यानी वो क्या करेगा, 6 स्मॉल साइज फ्लोरीन एटम को तो पकड़ के रखेगा, लेकिन जो 6 लार्ज साइज क्लोरीन एटम होते हैं उनको अपनी तरफ एकोमोडेट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के मुकाबले क्या है, बड़ा है। इसलिए सल्फर 6 फ्लोरीन को तो पकड़ के रख लेगा अपने साथ, लेकिन 6 क्लोरीन को नहीं पकड़ेगा, जिसके कारण आपका SF6 तो बनता है या जाना जाता है, जबकि SCl6 हमारा नहीं बनता या वो जाना नहीं जाता। अब आप इसको दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी है ए, कोई एक पर्सन है हमारा ए, उसको हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 6 हमने छोटे स्मॉल डॉग पकड़ा दिए, उनकी हमने रस्सी उसको दे दी और उसे बोला ऐसा पकड़ के रख ले भैया। तो क्या है, एक आदमी आराम से 6 डॉग को पकड़ लेगा, आराम से अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि ये क्या आदमी थोड़ा बड़ा है, उसकी ताकत ज्यादा है, डॉगी की ताकत क्या कम है, तो उसको पकड़ के रख सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक आदमी से कि बताइएगा आप, ये आदमी हमारा ए है कोई, ये फिर मैंने 6 बॉन्ड बना दिया ऐसे, और यहां मैं क्या करता हूं, यहां मैंने एलिफेंट, ये एक एलिफेंट यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक एलिफेंट मैंने यहां ले लिया, 6 एलिफेंट दे दिए एक आदमी को कि पकड़ के रख ले भैया इनको। तो क्या एक आदमी 6 एलिफेंट को पकड़ लेगा रस्सी के द्वारा, नहीं पकड़ सकता। क्यों, क्योंकि एलिफेंट का साइज क्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, उनकी ताकत भी ज्यादा है, किसके मुकाबले, आदमी के मुकाबले। इसलिए एक आदमी 6 एलिफेंट को पकड़ के नहीं रख सकता, वो क्या कर सकता है, केवल 6 आपका डॉगी को पकड़ के रख सकता है, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। इसलिए SF6 बनता है, SCl6 नहीं बनता, या नॉन नहीं होता। पहला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या आता है जी, अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड यही आता है कि बताइए ऐसा क्यों होता है जो हमारा SF6 है वो तो बन जाता है, अभी बताया आपको, बट SH6 इज अननोन। क्या मतलब है, SF6 तो बनता है लेकिन SH6 नहीं बनता। अब आप कहेंगे जी आपने पहले अगर हमने बात की होती SCl6 के बारे में, तो वहां तो क्या था, ठीक था जी, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है किसके मुकाबले, फ्लोरीन के, इसलिए क्या करता है सल्फर 6 क्लोरीन को पकड़ के नहीं रख सकता। लेकिन हाइड्रोजन तो क्या है, बहुत स्मॉल एटम है, स्मॉल एटम होने के कारण उसको क्या करना चाहिए, जैसे फ्लोरीन को पकड़ के रखा है ऐसे इसको क्या पकड़ना चाहिए, हाइड्रोजन को पकड़ के रखना चाहिए। यहां क्या दिक्कत आती है, देखिएगा। अब फिर वही वाली बात है, अगर मैं सल्फर की कॉन्फिगर लिखता हूं तो सल्फर का कॉन्फिगर क्या होता है, 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 3d ऑर्बिटल है यहां पर। अब यहां पर क्या होगा, ये तो क्या है इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जब हमारा इसके पास फ्लोरीन आता है तो फ्लोरीन क्या करता, एक इलेक्ट्रॉन S से और आपका एक इलेक्ट्रॉन P से निकाल करके D में भेज डाल देता है। ये क्या है इसकी एक्साइट स्टेट, ऊपर वाली ग्राउंड स्टेट और नीचे वाली क्या है एक्साइट स्टेट। देखो यहां दिखाते हैं, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1 3p3 3d2, क्या हो गई हमारी ये एक्साइट स्टेट हो गई, इलेक्ट्रॉन एक S से एक P से निकल करके D में पहुंच गया। अब जब ऐसा होता है तो मैं इसको बॉक्स की फॉर्म बना के दिखाता हूं, 1s2
2s2 डी ब्लॉक एलिमेंट बताया था आपको, 1s2 2s2, उसके बाद क्या होगा 2p6 1 2 3 4 5 एंड 6, उसके बाद में क्या आएगा 3s1, उसके बाद 3p3, उसके बाद 3d, डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4, ये 3d की स्ट्रक्चर, ये 3p की स्ट्रक्चर, ये 3s, और उसके बाद 2p 2s 1s, ये स्ट्रक्चर हो गई। तो अब देखो क्या होता है, जो फ्लोरीन था उसने इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन कॉज किया, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला कहां से 3s से, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला 3p से, और कहां डाल दिया 3d में। जब ये कौन करता है, ये कहां पर होगा इन sf6, sf6 में होगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे फ्लोरीन के बॉन्डिंग करके इसके साथ, बन गए, तो ये sf6 में होगा। यानी जब फ्लोरीन होता तो आप लिखेंगे सिंस फ्लोरीन, आंसर क्या होगा, सिंस फ्लोरीन हैव ए स्मॉल साइज एंड हाई electronegativity as compared to hydrogen, therefore it causes promotion of electron to excited state which is not possible by हाइड्रोजन, जो किसके द्वारा नहीं होता है, हाइड्रोजन के द्वारा नहीं होता है। इसीलिए आप लिखेंगे सो SF6 इज फॉर्म्ड, या बोलेंगे नॉन, बट SH6 इज अननोन। इसलिए SF6 तो बनता है, लेकिन SH6 क्या होता है, अननोन होता है, वो आपका नहीं बनता। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या हो गए, ये रिलेटेड क्वेश्चन हो गए कि SF6 HCl6 HH6। अब अगला क्वेश्चन आता है, समझ में आ गई ये बात, फिर समझिएगा बेटा, जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आएगा आप उसको लिखना नहीं जानेंगे, दिक्कत हो जाएगी। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होता है, ये वाला 3s 3p है तो 3d ऑर्बिटल भी होगा। जब एक्साइट स्टेट होती है तो वहां पर क्या करता है, सल्फर एक फ्लोरीन एटम को क्या करता है, प्रमोट कर देता है। प्रमोट करने के कारण आपने देखा होगा, मैंने आपको 11 में पढ़ाया था, यहां पर क्या होगा हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3, और आपका डी में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक इधर है एक यहां पर है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, याद है कॉम्प्लेक्स उसमें पढ़ाया था आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर भी। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो 11 में बताया था, तो क्या होगा यहाँ पर sf6 स्ट्रक्चर बनेंगे और स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये तो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ पहुंचाया, ये किसके द्वारा हुआ, केवल फ्लोरीन के द्वारा। ये काम हाइड्रोजन के द्वारा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए SF6 बनता है, SH6 नहीं बनता। पूरे क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है, ये हमारे हाइलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है वाई SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक्ट एज इंसुलेटर। आप ये बताओ, जो SF6 होता है वो इंसुलेटर की तरह क्यों काम करता है, वाई इट वर्क एज ए इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह क्यों काम करेगा, समझिएगा। देखिए आपने देखा है सल्फर में, फिर यहां वही वाली बात आ गई, तो यहां पर क्या हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6,
7 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ बना दिया। सल्फर को चलो हम ग्रीन कलर से बना देते हैं। 1 2 3 4 5 और एक 6 और बना चुके हैं। 3 3 6, 1 2 और एक 3। अब हमने क्या करा, हर फ्लोरीन का देखो, एक यहां बना, एक यहां बना, एक यहां, ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड यहां। तो आप देखेंगे ये हमारा इंसुलेटर की तरह काम क्यों करता है? बिकॉज सल्फर इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड। आपको ऑरेंज कैम से बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस, वहां पर बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या था स्टेरिक हिंड्रेंस? द प्रोटेक्शन ऑफ या द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय बल्कियर एल्काइल ग्रुप। वहां पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप की बात आती है। द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय बल्कियर एल्काइल ग्रुप इन द वे ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। इसी तरीके से जब हम इसको देखते हैं यहां पर, अगर हम इसकी किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये 6 फ्लोरीन एटम क्या करते हैं, इसको स्टेरिकली प्रोटेक्टेड करते हैं। यानी इन्होंने 6 फ्लोरीन एटम ने चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है। किसको? सल्फर को। जब इसके पास कोई एसिड या बेस आता है तो ये रिएक्ट नहीं करने देते, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमारा ये रिएक्ट नहीं करता, और ये क्या होता है, हमारा रिएक्ट ना करने का अनरिएक्टिव होता है, और इसको हम इंसुलेटर बनाने में यूज करते हैं। तो आप बता देंगे द इन SF6 6 फ्लोरीन एटम प्रोटेक्ट स्टेरिकली टू द सल्फर एटम ड्यू टू विच इट इज नॉट रिएक्टिव एंड एक्ट एज इंसुलेटर। इसलिए रिएक्टिव नहीं होता और किस तरह का काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो इसका आपका ये आपका हैलाइड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बताइएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट बात आती है आपकी, आपके यहां पर, अब ये तो मैंने आपको बता दिया हैलाइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड। अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि वाई सल्फर डिसअपियर when dissolve in sodium sulfite। ठीक है, क्या होता है, Na2SO3। देखिए सल्फर जो है अपना एक पर्टिकुलर कलर रखती है, जो कि जिसका येलो कलर होता है। मान लीजिए ये आपकी सल्फर है और ये क्या है आपका Na2SO3 है। जब रिएक्शन होती है तो यहां पर क्या बनता है, सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं इसको, यानी सल्फर यहां जुड़ जाएगी। ये तो क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड। उसके बाद में क्या होती है, सॉल्युबल हो जाती है, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, या इसका दूसरा नाम होता है हाइपो। ये जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहां पर ये टाइट्रेशन में काम आएगा, प्रैक्टिकल में। तो आप बताएंगे सिंस सल्फर डिसॉल्व इन सोडियम सल्फाइड टू फॉर्म सोडियम थायोसल्फेट ड्यू टू विच इट डिसअपियर, जिस कारण क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। तो डिसअपियरेंस जो होती है हमारी सल्फर की, वो किसके कारण होगी, वो होती है आपकी डिसॉल्व होने के कारण। तो इस तरीके से हमारी ये इसके बारे में पूछा जाता है। अब बात आते हैं आपके ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, क्या होगा जी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड
ऑफ सल्फर। देखो जी, सल्फर के ऑक्सी एसिड कौन से होते हैं? पहला होता है H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ध्यान समझ लेना, सल्फ्यूरस। स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? स्ट्रक्चर पूछते हैं तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक सल्फर यहां, उसके बाद आपका एक ऑक्सीजन हमने यहां बना लिया, एक हमने ऑक्सीजन यहां बनाया, साथ में हाइड्रोजन यहां बना लिया, और एक ऑक्सीजन यहां और साथ में हाइड्रोजन हमने यहां बनाया। अब देखो यहां पर क्या होगा, H2SO3। चलो एक ऑक्सीजन और इधर बना लेते हैं। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, 1 2 3, यहां पर 4, यहां 5, और ये छठा भी मैं यहां बना लेता हूं। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 और 6, इस हाइड्रोजन का 1, इसका 1 2, उसके बाद 3 4 5 और 6, और ये सल्फर का छठा हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ हमने एक ऑक्सीजन का बना दिया, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ से कंप्लीट हो गई। ये साथ चला गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ। अब हमारे इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ, और ये क्या हुआ हमारा लोन पेयर के रूप में हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगी, एस, यहाँ डबल बॉन्ड, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। ये सल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद इनके लोन पेयर को दिखा दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद बात आती है आपकी H2SO4 की। H2SO4 की भी स्ट्रक्चर हम जानते हैं, एक ऑक्सीजन, एक सल्फर यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। ठीक बेटा, यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, छठा यहाँ ले लिया हमने। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, इसका 1, इसके क्रॉस से बना देते हैं। फिर ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर 1 सल्फर के 1 2 3 4 5 एंड 6, इससे इसको मिला, इससे इसको मिला, इससे इसको मिलाया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, उसके बाद ये यहाँ आया, इसके बाद ये आप यहाँ मिला दीजिएगा। तो उसको कैसे बनाते हैं हम, S और आपका डबल बॉन्ड O, इस तरह डबल बॉन्ड O, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। ये किसकी बन गई, H2SO4 की। अब अगर हम बनाना चाहते हैं H2SO5, यहाँ हम ले लेंगे H2SO5। तो H2SO5 में क्या होगा, जो हमारी H2SO4 की स्ट्रक्चर है उसी में ही इसको बोलते हैं हम आपका मार्शल एसिड, सॉरी ये क्या लगेगा, कैरोज, CARO', कैरोज एसिड, या इसको बोलते हैं पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ये प्रोक्सीमोनो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मैं यहां तक आ गया, अगर इसको जानता हूं तो इसमें एक ऑक्सीजन में जोड़ दूंगा यहाँ, ऐसा समझ लीजिएगा। जब जोड़ूंगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा S, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, ये 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है आपका OH आया। अब एक ऑक्सीजन को मैंने यहाँ से जोड़ दिया प्रोक्साइड लिंकेज में। जब ऐसे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H2SO5। ठीक है बेटा, तो ये क्या है हमारे, ये हमारी स्ट्रक्चर होगी किसकी, H2SO5 की। अब अगर वो आपसे पूछता ओलियम की स्ट्रक्चर बनाइएगा, यहां तक समझ में आया आपको, तो पहले आपको लूज स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी। जब लूज स्ट्रक्चर बनाओगे तभी आपको क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहां हमने क्या बन लिया, H2SO4 ले लिया, हमने H2SO5 ले लिया। अब हम क्या लेना चाहते हैं, ओलियम। देखिएगा ओलियम की स्ट्रक्चर क्या होगी,
OLEUM, ओलियम। ठीक है, ओलियम क्या होता है जी? जब आप H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, आप ऐसा समझिए, एक मॉलिक्यूल तो आपने ये ले लिया, दूसरा मॉलिक्यूल यहां जोड़ दिया इसके साथ, S डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, उसके बाद यहाँ OH, और यहाँ क्या आपने डबल बॉन्ड O, 2 मॉलिक्यूल ले लिए। इन दोनों मॉलिक्यूल में से आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। सपोज करो आपने यहां से क्या करा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, ये बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, उसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, सॉरी एक ऑक्सीजन यहाँ आएगी, उसके बाद एक सल्फर यहाँ, एक यहाँ पर आएगा। ये OH बॉन्ड हमारा इधर बना लेंगे हम ऐसे, यहाँ बना लेंगे डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ H, क्या बन गया? इसको बोलते हैं हम H2S2O7, और ये ओलियम कहलाता है, इसको ओलियम बोलेंगे। ये ओलियम है। अब अगर आपको बनाना है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यानी परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसका दूसरा नाम होता है मार्शल एसिड। क्या होगा यहां पर? हम अगर इस मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और जोड़ दें, किस वाले में? H2S2O7 में, तो हमारा बनेगा परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। कैसे समझिए इसको, मैं बिल्कुल एकदम पास दिखा दूं, थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है। यानी इस मॉलिक्यूल में हमने एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो ऐसे पूछेगा परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का नाम बताओ, वहां से पूछेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल एसिड, ये मार्शल एसिड है। क्या हो जाएगा नहीं? देखिए हो जाएगा ऐसे, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये OH, उसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ। अब यहाँ एक ऑक्सीजन में जोड़ी, ये जुड़ी हुई ऑक्सीजन हमारी, यहाँ S, यहाँ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक OH। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है हमारी? इसको बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह का आता है डाइथायोनिक एसिड, ये होता है H2S2O3, ये डाइथायोनिक एसिड कहलाएगा, इसको डाइथायोनिक एसिड बोलते हैं। क्या होगी स्ट्रक्चर हमारी? S डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, तो इसको बोलते हैं डाइथायोनिक एसिड, ये डाइथायोनिक एसिड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर को पढ़ते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप कर लेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा आपका कंपाउंड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। अब आपके यहां पर एक जो बड़ा कंपाउंड था सल्फ्यूरिक एसिड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, हर साल उसमें कुछ ना कुछ आता था, लेकिन अब वो आपके यहाँ से रिड्यूस हो गया है H2SO4। उसमें 2 मेथड थे आपके सिलेबस से पहले, बाद में एक हो गया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो अब वो आपके यहाँ से हटा दिया गया है। अब आपके यहाँ पर केवल क्या है? अब आपके यहाँ पर केवल ओजोन है, उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, और उनकी करेक्टरिस्टिक्स या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। बाकी जो चीज़ें वो सब आपके यहाँ से उसको हमने निकाल दिया गया। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका ओजोन के बारे में। ओजोन क्या होती है? बड़ा नाम सुना होगा आपने ओजोन का, ओजोन डेप्लीशन ऑफ लेयर वगैरह वगैरह।
तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको बता देते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओजोन को बनाने का तरीका होता है, जब हम ऑक्सीजन का साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, इसको बोलते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो क्या बनेगी हमारी, ओजोन बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी थोड़ा पेल ब्लू कलर की गैस होती है, इसको हम बोलते हैं ओजोन गैस। ठीक है, अब उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स आती हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहले क्वेश्चन है कि बताइएगा ओजोन जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। वाई ओजोन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, बात एक ही है। पूछेगा क्यों, तो आप दिखा देंगे इस तरीके से। ओजोन जो होती है ये O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाती है, तो आप बताएंगे सिंस ओजोन इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोज टू गिव nascent oxygen and O2, due to nascent oxygen it is highly reactive and act as strong oxidizing agent। पढ़ा था आपको 11th में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ओजोन है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसके बाद इसमें आता है ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसकी। ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं, कोई कलर्ड मटेरियल लेते हैं और उसमें नेसेंट ऑक्सीजन डाल देते हैं, तो क्या होगा वहां पे, कलरलेस। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ओजोन डाली थी, जो हमने ओजोन डाली उसने नेसेंट ऑक्सीजन दी, और हम चलो यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन लिखेंगे, यहाँ कलरलेस हुआ, इसको मैं दिखा देंगे O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और जो कलर होता है क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है किसका, जो भी कंपाउंड हम यहाँ ले रहे हैं। अब यह क्वेश्चन आता है ब्लीचिंग एक्शन के ऊपर ही कि बताइए व्हाई ब्लीचिंग बाय क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लिख देता हूं क्वेश्चन, पूछता हूं कई बार, व्हाई ब्लीचिंग बाय ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन एंड Cl2 इज परमानेंट बट बाय SO2 ब्लीचिंग एजेंट काम करता है, इज टेम्पोरेरी। क्या होती है, टेम्पोरेरी होती है। क्यों, तो क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको कि बताइएगा जो ब्लीचिंग है क्लोरीन और ओजोन के द्वारा किसी चीज को ब्लीच करते हैं तो वो हमारा परमानेंट होता है, लेकिन अगर हम ब्लीच करते हैं उसको, हम किसके द्वारा ब्लीच करते हैं, अगर हम उसको SO2 के द्वारा, तो टेम्पोरेरी होता है। जबकि दोनों ही दोनों क्या हमारे, ये तीनों ही हमारे ब्लीचिंग एजेंट है, तो दो के द्वारा परमानेंट और एक के द्वारा क्या है, टेम्पोरेरी। ऐसा क्यों, यानी अगर आप किसी कपड़े को सपोज कीजिए ब्लीच करते हैं ऑक्सीजन या ओजोन या क्लोरीन के द्वारा, तो उसका कलर परमानेंट उड़ जाएगा। लेकिन अगर SO2 के द्वारा करते हैं तो जब तक आप कपड़े को उसके अंदर सोक करके रखेंगे, डुबो कर रखेंगे, तो क्या होगा, कलर डिस्चार्ज होगा, और जैसे ही आप उसको वहां से हटा देंगे कलर क्या होगा हमारा, फिर रिस्टोर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, ये आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आपको कल बताएंगे बाकी।
ओके।